नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्टिव क्लासेस पर। मैं रोहित एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आज के लर्निंग प्रोसेस में। और आज जो सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों वो फिजिक्स, और जो क्लास है प्यारे बच्चों वो 12th, और जो टॉपिक है प्यारे बच्चों वो एक नहीं दो नहीं, जो भी टॉपिक बचे हुए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, प्यारे बच्चों आज हम सभी खत्म करेंगे। इस यूनिट को आज हम डायरेक्ट पे लेके जाएंगे प्यारे बच्चों आपके सामने। आज हम बात करेंगे कॉज ऑफ चार्जिंग पे, आज हम बात करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे, आज हम बात करेंगे यूनिट ऑफ चार्ज पे, और आज कुछ कंस्ट्रक्शन क्वेश्चंस भी करेंगे बच्चों। साथ साथ में आपके लास्ट वीडियो के जो न्यूमेरिकल्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे मैंने आपको घर से करने के लिए दिए थे, उन पे भी बात होगी। जिन्होंने हमें सोल्यूशन भेजा उन बच्चों की भी बात होगी, वो वीडियो के लास्ट में रहेगी। ज्यादा वक्त नहीं गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक वन बाय वन। सबसे पहले आज हम आपके सामने रखेंगे कॉज ऑफ चार्जिंग, जो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्यारे बच्चों। चलो बात करते हैं कॉज ऑफ चार्जिंग। ये टॉपिक प्यारे बच्चों वैसे तो इस चैप्टर में सबसे पहले मुझे पढ़ाना चाहिए था, पर मैंने शायद उस टाइम इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि टॉपिक थोड़ा अजीब सा है। आप उस टाइम करते तो आपको लगता है कि 12th की फिजिक्स पता नहीं कैसी है, वो अजीब तो नहीं है। आज आपने 12th की फिजिक्स को काफी हद तक समझ लिया प्यारे बच्चों, तो आज आपको ये फील नहीं होगा कि टॉपिक अजीब है। ध्यान से मेरे साथ देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कॉज ऑफ चार्जिंग। हम बात करते हैं कि कोई भी बॉडी आखिर चार्ज क्यों होती है, किसी भी बॉडी पे चार्ज आता कैसे है, उसी को हम कॉज ऑफ चार्जिंग बोलते हैं मेरे बच्चों। मैंने आपको जब चैप्टर शुरू किया तब भी बताया था बेटा, इस पूरे यूनिट के अंदर हम चार्ज को रेस्ट पे रखेंगे, चार्ज को चलने नहीं देंगे, और जब चार्ज चलेगा नहीं तो हम सिर्फ इंसुलेटर की बात करेंगे, यानी कि इंसुलेटेड बॉडीज की बात करेंगे। चार्ज एट रेस्ट केवल इंसुलेटर में हो सकता है। तो आज करीब करीब जो मैं आपके सामने रखूंगा कॉज ऑफ चार्जिंग, वो इंसुलेटिंग बॉडीज की हो सकती है। चलो देखते हैं प्यारे बच्चों, कोई भी बॉडी चार्ज होती कब है आप सभी जानते हैं। कोई भी मैटर एटम से मिलकर बना होता है, और किसी भी एटम के अंदर प्यारे बच्चों एक न्यूक्लियस होती है, और उसके चारों तरफ कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बच्चों आप यदि चाहते हो कि किसी भी मैटर पे, आइदर इट इज मेटल, नॉन मेटल, इंसुलेटेड बॉडी, एनीथिंग इट मे बी, हम बात मैटर की ही कर रहे हैं। आप यदि चाहते हो कि किसी भी मैटर पे चार्ज आए तो क्या होना चाहिए प्यारे? मैं एग्जांपल सोडियम का लेता हूं आपके सामने। सोडियम के न्यूक्लियस में प्यारे बच्चों 11 प्रोटॉन्स होते हैं, आप सभी जानते हैं, और बाहर 11 इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, ये भी आप सभी को पता है। दैट्स कमिंग फ्रॉम द 9th क्लास एट लाइक दिस। और उस पर आप जानते ही होंगे कि 12 न्यूट्रॉन भी होते हैं। आप सभी ये भी जानते होंगे कि जब मैं सोडियम की एज ए एटम बात करता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनो, एज ए एटम, जब मैं एज ए एटम बात करता हूं तो उसकी न्यूक्लियस पे +11 चार्ज है, जबकि उसके ऊपर -11 चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, 8 और 2 10 और 1 11, मीन्स क्या है बच्चों 11 प्रोटॉन एंड 11 न्यूट्रॉन। इट मीन्स 11 प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव प्लस, 11 इलेक्ट्रॉन की वजह से -11। तो यदि मैं देखूं तो सोडियम कंप्लीटली तो न्यूट्रल है, उस पर प्यारे बच्चों कोई भी चार्ज नहीं है। तो आखिर सोडियम पे चार्ज आया कैसे, या ये सोडियम को आप पकड़ के मैटर तक लेके जाइए तो किसी भी मैटर पे चार्ज आएगा कैसे? प्यारे बच्चों आपको याद हो तो एक क्वेश्चन था क्वांटाइजेशन पे कि कप ऑफ वाटर के अंदर कितना चार्ज है, और वहां लास्ट में मैंने एक क्रिटिकल सिचुएशन आपको बताई थी कि अकॉर्डिंग टू मी, एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दे दिया, मैंने सोल्व कर दिया, कोई बात नहीं। अकॉर्डिंग टू मी उस कप ऑफ वाटर पे शायद कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था कि वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने उस मॉलिक्यूल की न्यूक्लियस के अंदर 100% प्रोटॉन होंगे, और टोटल चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। कुछ अच्छे बच्चे जो मेरी वीडियो को सुन रहे हैं वो एक बात समझ गए होंगे कि यदि आप चाहते हो कि सोडियम पे चार्ज आए, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, तो सोडियम के अंदर जो ये चार्ज की बैलेंसिंग है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, मुझे इस बैलेंसिंग को खत्म करना पड़ेगा। मीन्स प्यारे बच्चों यदि मैं एक लाइन में कहूं कि कॉज ऑफ चार्जिंग क्या है, तो वो शायद इनबैलेंसिंग है। जो चार्ज बैलेंस रहता है पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको आपको इम्बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा।
उस चार्ज के संतुलन को तोड़ना पड़ेगा, तभी आप किसी बॉडी को चार्ज अप कर सकते हैं। अब टूटेगा कैसे, ये इंटरेस्टिंग है। क्वांटाइजेशन का कोर्स हमने पढ़ा था प्यारे बच्चों, उसमें हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, वही बात आ गई प्यारे बच्चों। यदि आप चाहते हो कि ये चार्ज इम्बैलेंस क्रिएट हो, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप इलेक्ट्रॉन निकालिए ताकि इलेक्ट्रॉन कम हो, रह जाए और चार्ज इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए और ओवरऑल +1 चार्ज बन जाए। ये प्यारे बच्चों आप इलेक्ट्रॉन डालिए ताकि दोबारा फिर क्रिएशन हो जाए और ये -1 बन जाए। ये तो बात हुई किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। या तो मैं इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं या मैं इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं। अभी सोचिए क्या प्रोटॉन के साथ नहीं हो सकती? बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आया होगा, इसलिए मैं पहले पुट कर देता हूं कि सर ये भी तो हो सकता था कि आप इलेक्ट्रॉन उतने ही रखिए, आप प्रोटॉन 10 कर दीजिए, तब भी तो उसके ऊपर चार्ज इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता और उसके ऊपर -1 चार्ज आ जाता। कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि सर ये भी तो हो सकता था कि आप एक प्रोटॉन और डाल दीजिए, इलेक्ट्रॉन उतनी ही रखिए, +1 चार्ज क्रिएट हो जाता। हमें तो चार्ज इम्बैलेंस डालना है, चाहे आप इलेक्ट्रॉन के साथ कीजिए चाहे आप प्रोटॉन के साथ कीजिए। प्यारे बच्चों आप प्रोटॉन के साथ नहीं कर सकते। प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस होता है और इनसाइड द न्यूक्लियस के लिए आपको न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। दैट्स अ वेरी वेरी टफ। दिस इज नॉट सो इजी टू रिमूव द प्रोटॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। आपने +1 क्लास में थोड़ा सा फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ा हो तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इस पूरे की पूरे यूनिवर्स का प्यारे बच्चों न्यूक्लियर फोर्स ही है। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बहुत जबरदस्त फोर्स से बंधे होते हैं और प्रोटॉन को न्यूक्लियस के अंदर से निकाल पाना और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन को डाल पाना, दैट्स अ वेरी वेरी टफ। कुछ एक एलिमेंट करते हैं, वेट एंड वॉच, 7th यूनिट आएगी फिजिक्स में, हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे न्यूक्लियस। तो उससे पहले ये समझ के चलिए कि आप प्रोटॉन के साथ अभी कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि सीता लक्ष्मण रेखा के अंदर बिल्कुल सुरक्षित है। जब तक वो उसके बाद पैर नहीं रखती तब तक शायद राम उनका अपहरण नहीं कर पाता। तो इन द सेम वे न्यूक्लियस एक ऐसी लक्ष्मण रेखा है जिसके अंदर से प्रोटॉन को निकालना भी और प्रोटॉन को डालना भी काफी मुश्किल कार्य है। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों ये कंसेप्ट तो इस्तेमाल होने वाला नहीं, आपको यही सोचना पड़ेगा। आपको या तो इलेक्ट्रॉन यूज करवाने पड़ेंगे या इलेक्ट्रॉन गेन करवाने पड़ेंगे। इट मीन्स प्यारे बच्चों यदि कोज ऑफ चार्जिंग की बात करूं तो दिस इज नथिंग इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही कॉज ऑफ चार्जिंग है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो चार्ज इम्बैलेंस क्रिएट होगा और जब चार्ज इम्बैलेंस क्रिएट होगा तो प्यारे बच्चों अपने आप चार्जिंग आ जाएगी। अब बात ये भी तो बड़ी मजेदार आती है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आखिर होगा कैसे, हाउ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अभी यदि सोडियम से इलेक्ट्रॉन यूज कराना था तो इसके पास कोई क्लोरीन लेके आनी तो पड़ती ताकि वो चार्ज को गेन कर पाते। यानी कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज कैसे होगा ये अब हम बात करेंगे। एक बात तो मुझे पता चल गई कि जो कॉज ऑफ चार्जिंग है इट इज नथिंग इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। दिस इज द कॉज ऑफ चार्जिंग। आप याद रख सकते हो एक लाइन में, व्हाट इज द कॉज ऑफ चार्जिंग, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर होना ही प्यारे बच्चों क्या है, कॉज ऑफ चार्जिंग है। अब वो ट्रांसफर कैसे होंगे वो इंटरेस्टिंग बात है, चलो उस पर बात करते हैं कि कैसे क्या हो सकता है। कॉज ऑफ चार्जिंग 3 तरीके से हो सकता है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 तरीके से, बाय रबिंग, by conduction, and third is very very interesting, by induction। यानी कि जो चार्जिंग है वो 3 तरीके से हो सकती है, बाय रबिंग, बाय कंडक्शन एंड बाय इंडक्शन। वन बाय वन बात करूंगा, पहले उससे बड़े ध्यान से देखेंगे। रबिंग का मतलब बेटा आप सभी जानते हैं फ्रिक्शन भी होता है कि आप किसी चीज को फ्रिक्शन करोगे, और इस चैप्टर का जो नाम है वो यही से है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो तब आई
जब हमने किन्हीं दो चीज को रब किया। चलो करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये प्यारे बच्चों एक बॉडी हमने ली और एक दूसरी बॉडी हमने ली। मैंने इन दोनों को रब करना शुरू कर दिया, ये दोनों रब हुई, नजदीक मैं इनको लेके आया और इनकी रबिंग स्टार्ट हो गई। जैसे ये चीज मैंने जैसे रबिंग स्टार्ट की प्यारे बच्चों, तो रबिंग होने के बाद आज यू नो दैट्स वेरी इजी, हीट प्रोड्यूस होगी प्यारे बच्चों वहां से। और हीट अपने आप में एक एनर्जी है और आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को यदि आपको रिमूव करना है किसी भी सतह से तो आपको एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है आयनेशन एंथैल्पी +1 क्लास, अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। और मैं आपको बताता चलूं कि आयनेशन एंथैल्पी गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करती है, और फिलहाल हम सॉलिड चीज से इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ याद रखना कि उसे वर्क फंक्शन बोलते हैं, वर्क फंक्शन। It is the amount of energy required to remove. It is the amount of energy required to remove electron from solid surface बोल सकते हैं कोई। तो यहाँ वर्क फंक्शन की जरूरत होगी। तो समझिए रब किया मैंने, हीट प्रोड्यूस हुई और हीट ने वर्क फंक्शन पे काम करा दिया। इतनी हीट प्रोड्यूस होगी कि वर्क फंक्शन, सपोज करो ना कि ये इसका वर्क फंक्शन 12 जूल है, मैं मान लेता हूँ, इसका वर्क फंक्शन 15 जूल है, मैं मान लेता हूँ। वर्क फंक्शन इक्वल टू एनर्जी प्यारे बच्चों, मैं हीट करता गया प्यारे बच्चों, तो होगा क्या, जब मैं बार बार हीट करूंगा तो कभी तो इतनी एनर्जी आ जाएगी, और जैसे ही इतनी एनर्जी आ जाएगी इस बॉडी का वर्क फंक्शन प्रोवाइड हो गया। और यदि इस बॉडी का वर्क फंक्शन प्रोवाइड हो गया तो प्यारे बच्चों इट कैन यूज इलेक्ट्रॉन। और जब प्यारे बच्चों ये इलेक्ट्रॉन यूज करेगी तो इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव चार्ज अपने आप आ जाएगा। दिस इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस बॉडी टू दिस बॉडी। दिस इज द लोअर वर्क फंक्शन, इट यूज इलेक्ट्रॉन सो इट हैज सम पॉजिटिव चार्ज। इट हैज हायर वर्क फंक्शन सो इट गेन इलेक्ट्रॉन विद द नेगेटिव चार्ज। मींस प्यारे बच्चों जब मैंने दो बॉडी को रब किया तो जिसका वर्क फंक्शन कम था, ध्यान सुनना प्यारे बच्चों की बात, मैं इसकी एक पूरी टेबल आपको पीडीएफ में भेजने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसके बाद भी करूंगा। जिसका वर्क फंक्शन कम होगा प्यारे बच्चों याद रखना, मैंने रब किया, रब करते करते हीट प्रोड्यूस हुई, उस हीट ने वर्क फंक्शन प्रोवाइड कराया। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन दो बॉडी को आप रब कर रहे हो प्यारे बच्चों, उनमें से जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो इलेक्ट्रॉन यूज करेगी और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी प्यारे बच्चों। और जितना पॉजिटिव चार्ज जिसका वर्क फंक्शन कम है उस पे आएगा, उतना ही नेगेटिव चार्ज जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है उस पर ट्रांसफर होगा प्यारे बच्चों। दिस इज द चार्जिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज द चार्जिंग। अब मैं इनको रब करता चला गया, धीरे धीरे ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता चला जाएगा क्योंकि बार बार इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे, और उस पर नेगेटिव चार्ज आता चला जाएगा प्यारे बच्चों क्योंकि वो बार बार इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। दिस इज चार्जिंग बाय रबिंग। तो व्हाट इज द चार्जिंग बाय रबिंग? When two insulated bodies rub with each other, heat is produced which provide work function, due to which there is a transfer of electron from the body with lower work function to the body having higher work function. So the body with lower work function become positively charged and the body having higher work function become equally negative charged. यानी जब किसी भी दो बॉडी को आप रब करोगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, वो हीट प्यारे बच्चों वर्क फंक्शन प्रोवाइड कराएगी, जिसकी वजह से जिसका वर्क फंक्शन कम हो वो इलेक्ट्रॉन यूज करेगा और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे प्यारे बच्चों तभी चार्जिंग आएगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फेज मैंने आपको बताया। तो व्हाट इज द चार्ज बाय रबिंग मैंने आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझाया है, ये आपने याद रखना है बहुत कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आए। एक बात हमेशा याद रखना, जितना पॉजिटिव इस पे आएगा उतना ही नेगेटिव इस पे आएगा। दिस इज चार्जिंग। अब एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता चलूं कि जो लाइटनिंग होती है एक होता है तो चार्जिंग, एक होता है डिस्चार्जिंग। जब कोई सपोज करो तो दो क्लाउड है, वो क्लाउड नजदीक आते जा रहे हैं, वो एक दूसरे के पास से निकल रहे हैं जिसकी वजह से रबिंग, उस रबिंग की वजह से क्या होगा चार्जिंग ट्रांसफर होगा प्यारे बच्चों। किसी एक क्लाउड पे पॉजिटिव और किसी एक क्लाउड पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जैसे उन दोनों पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा देन दे अट्रैक्ट ईच अदर एंड आफ्टर दे अट्रैक्ट ईच अदर वो आपस में
टकराएंगे, उस टकराने की वजह से क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएगा, जिसकी वजह से चिंगारी बनेगी, जिसे हम डिस्चार्जिंग बोलते हैं। आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि आप एक नेगेटिव पॉजिटिव की तार उठाइए, उन्हें आपस में मिलाएंगे तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग होता है, जिसकी वजह से वो चिंगारी देते हैं। तो वो जो लाइटनिंग आई थंडरस्टॉर्म में आसमान से, वो आखिरकार आई कहां से, डिस्चार्जिंग की वजह से आई, वो डिस्चार्जिंग होगी और वो लाइटनिंग प्रोड्यूस होगी। तो पहले चार्जिंग होती है, फिर वो दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करके डिस्चार्जिंग भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। व्हाट इज द चार्जिंग, क्रिएशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज द डिस्चार्जिंग, जब वो दोनों आए और एक दूसरे को डिस्चार्ज कर पाए। मैंने कोई सिल्क का कपड़ा लिया, कोई रेशम का कपड़ा लिया, मैंने आपने खुद भी देखा होगा प्यारे बच्चों कि आपके घरों में कई बार जब आप कोई स्वेटर रिमूव करते हैं सर्दियों के दिनों में, स्पेशली को ड्राई, जब ड्राई आपका शुष्क मौसम हो, नमी कम हो, तो जैसे आप उसे उतारते तो आवाज आती है, चीड़ चीड़ की आवाज आती है प्यारे बच्चों। कई बार तो वहां पे भी चिंगारी बन जाती है, वो भी किसकी वजह से, रबिंग हुई हमारी बॉडी के साथ, उसकी उस पर चार्ज आया, हमारी बॉडी पे चार्ज आया, फिर वो एक दूसरे को डिस्चार्ज किया तो वो प्रोड्यूस हुआ प्यारे बच्चों। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब तो बड़ा कम हो गया प्यारे बच्चों। पहले क्या हुआ करता था कि जो तेल के टैंक हुआ करते थे, तो उन तेल के टैंक की जो बाहर की मेटेलिक सरफेस थी, तो जब वो रोड पे चला करते थे पेट्रोल को लेके, तो होता क्या था प्यारे बच्चों, एयर के साथ रब कर जाते थे, और जब वो एयर के साथ रब करते तो उनके ऊपर एक चार्ज आ जाता था ड्यू टू द रबिंग। अब वो चार्ज उनके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाता था, इकट्ठा हो जाता था, और जब वो सारा चार्ज इकट्ठा हो जाता तो स्पार्किंग कर सकता था, और स्पार्किंग की वजह से क्या हो सकता था प्यारे बच्चों, वो पेट्रोल या डीजल का जो टैंकर था उसमें आग लग सकती थी। इसलिए पहले क्या करते थे, चेन लगाई जाती थी जो ड्रैग करती थी अर्थ के साथ। तो चेन क्या करती थी, जितना भी चार्ज एक्यूमुलेट होता था उस ट्रक पे, वो उस चेन के जरिए अर्थिंग में चला जाता था, और वो चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो पाता था बॉडी में, और वो वहां पे किसी भी तरह के विस्फोट से बचा लेता था। आजकल क्या है, जो टायर को बनाने लगे हैं, टायर के अंदर कार्बन के रेजिस्टर डाले जाते हैं जो कि काम करते हैं किस चीज का, यदि चार्ज एक्यूमुलेट हो तो वो थ्रू द टायर अर्थ को चला जाए और चार्ज एक्यूमुलेट ना हो। इंटरेस्टिंग है, कई बार आपने देखा होगा कि बचपन में आपने कोई भी पेन लिया, उसको आपने ऐसे अपने सूखे बालों पे किया, और उसके बाद उसे आप किसी कागज के नजदीक लेके गए तो कागज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था प्यारे बच्चों। दैट्स अगेन ड्यू टू द चार्जिंग बाय रबिंग। मैंने अपने बालों में जैसे उस पेन को या कम को रगड़ा प्यारे बच्चों, तो कम को रगड़ने से कम पे पर्टिकुलर चार्ज आया हेयर की तरफ से, ड्राई हेयर की तरफ से। वो चार्ज आने के बाद जैसे मैं उसे किसी भी बिट ऑफ पेपर के पास लेके गया, उसने उस पेपर को नेगेटिवली अपने से अपोजिटली चार्ज अप कर दिया प्यारे बच्चों, और उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ कि आप घर दो कम लीजिए या दो पेन लीजिए, उनको ऐसे कीजिए, उनको ऐसे करके देखना, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मीन्स उनपे एक जैसा चार्ज आया है। दे गोट आइदर बोथ पॉजिटिव आइदर बोथ नेगेटिव एंड दे रिपेल ईच अदर। दिस इज अगेन ड्यू टू द चार्जिंग बाय रबिंग। मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स दे रहा हूँ प्यारे बच्चों। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको मैं पीडीएफ में एक, आपको जब हमारी वीडियो होगी उसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको एक मिलेगा, एक छोटा सा लिंक पीडीएफ फाइल का, उसको आप ओपन करोगे तो एक टेबल आपको मिलेगी वहां पे, जिसमें आपको मिलेगा कि जब मैं रब करता हूँ कम को अपने हेयर पे, तो कम पे कौन सा चार्ज आता है, हेयर पे कौन सा चार्ज आता है। एबोनॉइड की एक रोड होती है प्यारे बच्चों। एबोनॉइड एक तरह से एक मटेरियल है जिसको हम तैयार करते हैं, वो ग्लास जैसी दिखती है वो रोड। उस रोड को सिल्क के कपड़े के साथ रब करूंगा तो सिल्क के कपड़े पे क्या चार्ज आएगा, एबोनॉइड के रोड पे क्या चार्ज आएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये एक दूसरे को रब करने से किस पे पॉजिटिव और किस पे नेगेटिव आएगा। यहाँ से बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाते हैं प्यारे बच्चों। मैं आपसे पूछने लग जाऊं कि मैंने अपने कम को मैंने हेयर पे रब किया, कम पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो मुझे बताइए कि किसका वर्क फंक्शन कम था, कम का या हेयर का। तो आप बड़े आसानी से आंसर दे सकते हो कि कम का वर्क फंक्शन कम था, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान से सुनना मेरी बात, जिस पे पॉजिटिव चार्ज आता है उसका वर्क फंक्शन कम है। मैं इन दो चीजों को लूं और इनको रब करना शुरू कर दूं और इस पे नेगेटिव और उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो आप समझिएगा कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसका वर्क फंक्शन कम था, इसलिए उसने इलेक्ट्रॉन यूज की, और जिस पे नेगेटिव चार्ज आया उसका वर्क फंक्शन ज्यादा था, इसलिए उसने इलेक्ट्रॉन गेन की। तो ये आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन आता है कि मैंने इन दोनों को रब किया, इसके ऊपर 10 कूलम पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये बताइए इस पे कितना नेगेटिव चार्ज आया, 10 कूलम। क्योंकि मैं बता चुका हूं जितना इस पे पॉजिटिव क्रिएट होगा उतना ही नेगेटिव इस पे क्रिएट होगा। तो कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्चुअल क्वेश्चन में एक ही टॉपिक में खत्म कर दे रहा हूं।
आप बड़े ध्यान से समझिए। और टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी लिंक में, बड़े ध्यान से उसको भी आपने नोट डाउन करना है कि किसको किसके साथ रब करने से किस पे पॉजिटिव और किस पे नेगेटिव होता है। दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम द रबिंग, चार्जिंग बाय रबिंग। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया हो। मैं इसको एक बार खत्म कर देता हूं दोबारा। व्हाट इज चार्जिंग बाय रबिंग? When two insulated body rub with each other, आपने अपने आप लिखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसका डेफिनेशन बोर्ड पे आपके सामने लिख के नहीं कहूंगा कि नोट डाउन कीजिए। हाँ, जो अच्छे बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो किसी टेस्ट की या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन में है कॉम्पिटिटिव, वो खुद नोट डाउन करें, खुद अच्छी तरह से मेरी बातों को सुने। When two insulated bodies rub with each other, then there's a transfer of electron from the body having lower work function to the body having higher work function. This is the cause of charging. कि जब किसी दो इंसुलेटेड बॉडी को आपस में रब किया जाता है तो उस रबिंग की वजह से वो बॉडी जिसका लोअर वर्क फंक्शन है इलेक्ट्रॉन यूज कर देती है उस बॉडी को जिसका हायर वर्क फंक्शन होता है। जो बॉडी यूज करती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और जो गेन करती है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। प्यारे बच्चों, दिस इज द कॉज ऑफ चार्जिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या किया, ग्लास रोड को यानी कि शीशे की रोड ली और उसको मैंने रेशम के कपड़े से सिल्क रोड के साथ रब किया, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि आपका जो ग्लास रोड होता है पहले उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि ग्लास रोड का वर्क फंक्शन कम है। और यदि आप बात करेंगे सिल्क पे तो उस पर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि उसका वर्क फंक्शन ज्यादा है। ऐसी एक पूरी टेबल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको आप बड़े ध्यान से नोट डाउन करेंगे कि किसी भी चीज को किसी के साथ रब करते वक्त किस पे पॉजिटिव और किस पे नेगेटिव होता है। दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है। जितना पॉजिटिव चार्ज वर्क फंक्शन वाली कम वर्क फंक्शन वाली बॉडी पे आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज बिल्कुल इक्वल अमाउंट में नेगेटिव चार्ज हायर वर्क फंक्शन की बॉडी पे आएगा। प्यारे बच्चों, जिसका वर्क फंक्शन कम है उस पर हमेशा पॉजिटिव होगा, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है उस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा। दिस इज ऑल अबाउट बाय द रबिंग। अब बात करेंगे सेकंड, कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। जब हम चार्जिंग बाय कंडक्शन की बात करते हैं प्यारे बच्चों तो बात आती है, ये पहली तो बात इंसुलेटर बॉडी का काम है ही नहीं। पहली बात देखो, मैं बोर्ड पे एक एग्जांपल बनाता हूं। ये कोई कंडक्टर है, मैंने कह दिया ये नेगेटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है और मैंने इसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया एक दूसरी बॉडी से जो अनचार्ज है। ये चार्ज बॉडी थी, इस पे पहले ही पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज बॉडी थी और ये एक अनचार्ज बॉडी थी, इस पे कोई चार्ज नहीं और ये कंडक्टिंग वायर थी। जब सोचिए मेरी बात, एक टैंक है जो पानी से भरा हुआ है और एक टैंक है जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। मैंने उस टैंक को एक पाइप के सारे दूसरे टैंक से जोड़ दिया, क्या होगा पहले दोस्तों? अरे वाटर इधर से इधर ट्रांसफर होगा। कब तक ट्रांसफर होगा? जब तक दोनों पे इक्वल चार्ज ना है। तो इसका मतलब जब जैसे मैं कंडक्टिंग वायर लगाऊंगा तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो धीरे धीरे ट्रांसफर होके इसके पास पहुंचने लगेगा और जब वो इसके पास पहुंचने लगेगा तब तक जाएगा जब तक दोनों पे इक्वल चार्ज ना हो जाए। दिस इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। मैंने कंडक्टिंग वायर की सहायता से ही एक चार्ज को दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर किया। दिस इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। दैट्स वेरी इजी। कंडक्शन का मतलब कंडक्टिंग वायर के जरिए मैं एक चार्ज बॉडी से दूसरी अनचार्ज बॉडी पे चार्ज को ट्रांसफर करूंगा प्यारे बच्चों। दिस इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये एक दूसरा तरीका हो सकता है चार्जिंग करने का। दिस इज सेकंड वे ऑफ चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी चार्जिंग ऑफ बॉडी। अभी तीसरा है बाय इंडक्शन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है प्यारे बच्चों, ये आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। हम बात करेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन की। चार्जिंग बाय रबिंग हो चुका है, चार्जिंग बाय कंडक्शन हो चुका है, अब बात करेंगे बाय इंडक्शन। एक तरह से जादू है प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझना क्या होगा। चार्जिंग बाय इंडक्शन बेसिकली है क्या? मैं कुछ फिगर आउट आपके बोर्ड पे फिगर बनाऊंगा, उसके बाद आप कुछ समझेंगे इसको। सपोज कीजिए कि एक ग्लास रोड थी, मैं उसे रब करके लाया कहीं से और उस पर मैंने नेगेटिव चार्ज डाल दिया। ये ग्लास पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये ग्लास रोड पे नेगेटिव चार्ज मैंने डाल दिया। नेगेटिवली चार्ज ग्लास रोड, ध्यान से समझना।
मैं क्या किया, इसको ब्रोथ नियर लेके आया एक अनचार्ज कंडक्टर। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। दिस इज कंडक्टर, दिस इज इंसुलेटर। इस पे चार्ज नहीं चल सकता, इसमें चार्ज चल सकता है। इंटरेस्टिंग है, बड़े ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। जैसे ही इस कंडक्टर को मैं इसके नजदीक लेके आऊंगा प्यारे बच्चों, तो मजेदार काम होगा। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स हैं बहुत सारे, क्योंकि ये कंडक्टर है और ये एटम से मिलकर बना, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सभी में होते हैं। होगा क्या प्यारे बच्चों, एक क्रिएशन तैयार हो जाएगी। इस नेगेटिव चार्ज को देख के इस कंडक्टर के अंदर का जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस सिरे पे इकट्ठा हो जाएगा ड्यू टू द अट्रैक्शन, और नेगेटिव चार्ज दूसरे सिरे पे इकट्ठा हो जाएगा ड्यू टू द रिपल्शन। एक चार्ज इंसुलेटर को मैं एक अनचार्ज कंडक्टर के पास लेके आया, कंडक्टर के अंदर चार्ज चल सकता था, तो इसीलिए क्या हुआ कि इस साइन से अपोजिट साइन इसकी तरफ अट्रैक्ट होके बैठ गए, और इसके जैसा साइन रिपेयर होकर दूसरी साइड चला गया। अब मैंने क्या किया, इधर वाले हिस्से को अर्थिंग कर दिया प्यारे बच्चों। अब व्हाट इज द मीन ऑफ अर्थिंग? बेसिकली होता क्या है कि जो सारा नेगेटिव चार्ज गोज टू द अर्थ थ्रू द वायर। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर पॉजिटिव भी जाएगा जब आपने अर्थिंग, नहीं जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव को तो ये अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। तो तीसरे केस में क्या होगा, पहले केस में मैं ब्रॉड क्लोज लेके आया, दूसरे केस में चार्ज सेपरेशन क्रिएट हुआ, तीसरे केस में अर्थिंग किया, तो उस अर्थिंग के बाद शायद कुछ ऐसा फिगर आउट बनेगा, शायद कुछ बच्चे समझ भी गए होंगे। नेगेटिव 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 तो यहाँ पे आया, पर जो ये कंडक्टर है वो कुछ ऐसे बिहेव करेगा कि उस पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, उसका नेगेटिव चार्ज जा चुका है अर्थिंग के अंदर। ये कंडक्टर था और ये मैंने इसको अर्थ किया था। अब इस पर केवल पॉजिटिव चार्ज बच गया प्यारे बच्चों, और वो पॉजिटिव चार्ज इसकी वजह से ठहरा हुआ है यहाँ पे। अब ऐसा कीजिए आप कि इस वायर को ले जाइए यहां से और इसकी अर्थिंग को भी रिमूव कर दीजिए प्यारे बच्चों। यदि मैं इसकी अर्थिंग को भी रिमूव कर दूं और इसको रोड को यहां से ले जाऊं, क्या होगा? कुछ बच्चे समझ गए होंगे, ये होगा प्यारे बच्चों, वो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये क्या चार्ज अप होगी। एक अनचार्ज कंडक्टर को जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बिल्कुल इक्वल पड़ा था, और वो इक्वल चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट करके इस पूरे कंडक्टर को न्यूट्रल कर रहा था, मैंने उसके अंदर से नेगेटिव चार्ज को छाट दिया। ये तो बिल्कुल ऐसे हुआ कि जैसे कहीं पे लोहा भी और मिट्टी भी पड़ी और मैं चुंबक लेके जाऊं और वो वहां से सिर्फ लोहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और मिट्टी को अलग कर दे। तो इन द सेम वे इस रोड ने इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, दूसरे चार्ज को साइड में रखा, मैंने दूसरा चार्ज अर्थ में भेज दिया, रोड को मैंने वहां से साइड में रखा, पॉजिटिव चार्ज। दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। ना कोई वायर थी इसलिए कंडक्शन भी नहीं बोल सकता, ना मैंने इसको इसके साथ रब किया इसलिए चार्जिंग बाय रबिंग भी नहीं बोल सकता, पर मैंने इसको चार्ज कर दिया। दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये चार्जिंग बाय रबिंग नहीं, चार्जिंग बाय कंडक्शन नहीं, दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। कि मैंने एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ब्रॉड क्लोजर लेके आया और उस बॉडी को अपोजिटली चार्ज। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है कि मैंने चार्जिंग बाय कंडक्शन में देखा था कि अनचार्ज बॉडी पे भी वही चार्ज आया था जो चार्ज बॉडी पे था, पर यहां मजेदार है, जो चार्ज बॉडी पे चार्ज है उससे अपोजिट चार्ज आएगा उस बॉडी पे जो आपने कंडक्ट किया। दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एक क्वेश्चन मैं इस पे उठा लेता हूं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बड़ा शानदार है, उसको आप देखेंगे। दिस इज कहता है कि हमारे पास ऐसे कोई दो कंडक्टर हैं, ए और दूसरा इसी के साथ लगा हुआ है बी। ये कहता है कि हमने क्या किया, एक यहां एक वो ग्लास रोड लेके आया प्यारे बच्चों, उस ग्लास रोड पे जो चार्ज वो पॉजिटिव दिया उसने। कहता है बताइए क्या होगा, सोचिए, चलो देखते हैं क्या होगा। इसको इंडक्शन समझ में आया, उसको कर सकते हैं। जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये दोनों कंडक्टर है, मैं आपको दिखाता हूं। ये पॉजिटिव चार्ज,
इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जैसे ये ब्रॉड क्लोज आएगा तो इस कंडक्टर का नेगेटिव तो यहां आएगा और इस कंडक्टर का पॉजिटिव तो यहां चला जाएगा। That's पर दूसरा जो कंडक्टर है वो इसके क्लोज कांटेक्ट में रखा हुआ है प्यारे बच्चों, जिसकी वजह से उस दूसरे कंडक्टर के नेगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव दूसरे सिरे में चला जाएगा। पास में आए प्यारे बच्चों, अभी तक सब इतना ही होगा। अगले केस में बुक वाला बोलता है कि हम इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस इंक्रीज कर देते हैं। चलो सोचिए, पहली तो बात, जितना ये पॉजिटिव चार्ज है उतना ये नेगेटिव चार्ज है, और थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था कि तो डिस्चार्ज ही हो जाएगी, ये तो एक दूसरे को डिस्चार्ज कर देंगे, एक स्पार्क बनेगा, स्पार्क बिजली की फॉर्म में निकल जाएगा प्यारे बच्चों। तो रहेगा क्या? शायद ये रहेगा पॉजिटिव। अब ये वाला कंडक्टर थोड़ा सा गैप इनके बीच में क्रिएट कर देते हैं। अब उस गैप का होगा क्या? ये तो ऐसे, पर गैप के बाद तो प्यारे बच्चों उसको तो केवल पॉजिटिव बचागा, तो वो तो ऐसे, ये तो बी बन गया। अब जब मैं इसको भी यहां से लेके जाऊंगा और बिल्कुल गैप क्रिएट कर दूंगा तो ये इंटरेस्टिंग चीज हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज ए और पॉजिटिव चार्ज बी। समझ में आया बच्चों कि हम यहां से चले थे और हमने कैसे दोनों बॉडी को अलग अलग चार्ज कर दिया। दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमने कॉज ऑफ चार्जिंग को बहुत अच्छी तरीके से समझा प्यारे बच्चों, आपके सामने रखा भी। फटाफट बात करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट टॉपिक। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नाम से पता लगता है, डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट करना, चार्ज को किसी चीज पे डालना, उसको बांटना प्यारे बच्चों। बेसिक टॉपिक जो होता है वो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्यारे बच्चों टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बड़ा धांसू टॉपिक करूंगा तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, गॉस थ्योरम तीसरे चैप्टर में आएगी इसकी। तो उस गॉस थ्योरम के अंदर प्यारे बच्चों इस चार्ज कंट्रीब्यूशन और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यदि आप नहीं जानोगे तो वो टॉपिक आपके समझ में आने वाला नहीं है। तो ध्यान से समझना कि होगा क्या। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीके का, सब समझना है, पेपर में इनकी डेफिनेशन आने वाली नहीं है, पर समझना अपने ध्यान से। एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्यारे बच्चों, एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्यारे बच्चों, एक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्यारे बच्चों। एक समझिए कि 1D डिस्ट्रीब्यूशन है, एक 2D डिस्ट्रीब्यूशन है और एक 3D डिस्ट्रीब्यूशन है। हमने एक गिवन अमाउंट ऑफ चार्ज लिया, सपोज कीजिए एक लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट किया यूनिफॉर्मली, हर जगह इक्वल। सपोज करो कि L इसकी लेंथ के प्यारे बच्चों और टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज की यूनिट। कहता है कि मैंने गिवन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ओवर अ लाइन, देन दिस इज द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मुझे एक बात बताइए, मैं आपको बोल देता हूं कि मैंने 20 कूलम चार्ज लिया और 10 मीटर पे उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब बिल्कुल इक्वली। तो अच्छे बच्चे मुझे बता सकते हैं कि 1 मीटर पे कितना चार्ज पड़ा होगा? 2। अरे जब 10 मीटर पे 20 कूलम चार्ज है तो 1 मीटर पे तो 2 कूलम चार्ज होगा ना प्यारे बच्चों, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कैसे निकाला आपने? टोटल चार्ज अपॉन में टोटल लेंथ, तभी तो आपने ये निकाला, जिसको मैंने क्या बोला है, बोलो ना, 2 कूलम पर मीटर। व्हाट इज दिस? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, जिसको लैम्डा से दिखाते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लैम्डा से इसको दिखाया जाता है, दिस इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन में टोटल लेंथ। यूनिट की जहां तक बात है, दिस इज कूलम पर मीटर। दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है? जब किसी गिवन अमाउंट ऑफ चार्ज को यूनिफॉर्मली एक लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यूनिफॉर्मली ऑन ए वायर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है,
लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात होती है। और जो लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात होती है तो टोटल चार्ज अपॉन में टोटल लेंथ, कूलम्ब पर मीटर, लैम्बडा से इसको दिखाया जाता है। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठोस में हमें यही इस्तेमाल करना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इन द केस ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर ए लाइन ओनली, केवल एक लाइन पे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, दिस इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बात करते हैं प्यारे बच्चों सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। यदि हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं प्यारे बच्चों तो हमें मिलता है एक सरफेस लीजिए आप, 2D है तो एक प्लेन पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऐसे एक प्लेन लेंगे, उस पर मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दिस इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब सपोज कीजिए कि टोटल सरफेस का जो एरिया है वो S है और जो मैंने टोटल चार्ज डाला वो क्यों है। अब मैं फिर कहूंगा कि सपोज कीजिए कि 10 मीटर स्क्वायर एरिया है और जो आपने चार्ज डाला वो 20 कूलम्ब डाला है, तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितना है, तो 1 मीटर, 1 कूलम्ब 1 मीटर स्क्वायर, 2 स्क्वायर। बात समझ में आ गई? This is the total surface, this is the total charge, this is the charge per unit surface. Or this is nothing, this is surface charge density. This is surface charge density. So what is surface charge density? Or what is the surface charge density? क्या बच्चों? A total charge upon the total area. और यूनिट क्या है बच्चों, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। दिखाया जाता है क्या है बच्चों, सिग्मा से। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी? व्हेन द गिवन अमाउंट ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ओवर ए सरफेस, देन टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब कुछ बच्चे तो वैसे समझ गए होंगे कि जब हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे प्यारे बच्चों तो हमें एक 3D मॉडल पे बात करेंगे, एक गिवन वॉल्यूम पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और सपोज कीजिए कि गिवन वॉल्यूम V है और गिवन चार्ज Q है, तो यहाँ पे भी तो मैं Q बाई V निकाल सकता हूँ, और जो यूनिट निकल के आएगी वो तो कूलम्ब पर मीटर क्यूब निकल के आएगी। उसको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और दिस इज इक्वल टू टोटल चार्ज, इसको बेटा गामा से लिखा जाता है, और दिस इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन में टोटल वॉल्यूम एंड यूनिट कूलम्ब पर मीटर क्यूब। तो मेरे पास 3 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया बच्चों, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। This is lambda, this is sigma, and this is sorry क्या हो ये rho density, linear charge density, surface charge density, and volume charge density. Linear charge density कूलम्ब पर मीटर, लाइन पे डिस्ट्रीब्यूशन। surface charge density कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन। volume charge density कूलम्ब पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूशन। दैट्स इंटरेस्टिंग, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इन डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी, बड़ा इंटरेस्टिंग सर। अभी तक आपने सिर्फ पॉइंट चार्ज की बात करी मेरे से, और जिसको मैथ्स थोड़ा सा अच्छी तरह आता है तो उसे पता है कि पॉइंट के बाद लाइन होती है, लाइन के बाद प्लेन होता है और प्लेन के बाद वॉल्यूम होता है। अभी तक जो आपने बात की है उसमें ये बात की है कि ये एक पॉइंट चार्ज है, ये लाइन है, ये वॉल्यूम एरिया है और फिर वॉल्यूम भी हो सकता है। चार्ज को तो कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है ना बेटा। इंटरेस्टिंग है, आप इनके बीच में फोर्स की भी बात कर सकते हो, तो हम आगे बढ़ेंगे। ये था प्यारे बच्चों आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक पहला था कोज ऑफ चार्ज, जो बड़ी अच्छी तरीके से हमने किया। नेक्स्ट छोटे से टॉपिक की तरफ चलते हैं, इसको आप बता सकते हो स्पेशली linear charge density, volume charge density, and the surface charge density, and their unit and formula. That's very very important. फिगर याद रखने, डेफिनेशन पेपर के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। फिर आप ध्यान से देखेंगे कि एक में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने लाइन पे डाला है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने एक सरफेस पे डाला है जो कि 2D है, वॉल्यूम पे मैंने वॉल्यूम पे डाला है। इसको नोट करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं
तो बेटा इसको नोट डाउन आप करें, स्पेशली लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के एक तो बेटा फिगर आउट और बड़े ध्यान से नोट डाउन करेंगे इनकी यूनिट्स और बड़ा अच्छे तरीके से याद रखेंगे कि एक को लैम्बडा से, एक को सिग्मा से और एक को रो से दिखाया जाता है। एक कूलम्ब पर मीटर होता है, एक कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर होता है, एक कूलम्ब पर मीटर क्यूब होता है। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस एंड वॉल्यूम बहुत अच्छे तरीके से याद रखना इसको। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है जितना इसका एग्जाम के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक में यूज मैं करूंगा। दैट्स ऑल। फिर मैं इसको नोट कर देता हूं प्यारे बच्चों। अब हम बात करेंगे फटाफट यूनिट ऑफ चार्ज उसका नेक्स्ट। एक छोटा टॉपिक जो बेटा बातों बातों में रह गया उसकी बात मैं कर लेता हूँ, यूनिट ऑफ चार्ज। जब हम यूनिट ऑफ चार्ज की बात करेंगे प्यारे बच्चों 10 to 15 मिनट बोलते यूनिट ऑफ चार्ज की बात करेंगे तो हमारे पास क्या है? दैट्स वेरी इजी। इतना तो आपको पता है कि जो ऐसा यूनिट है, जो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज है वो कूलम्ब होती है, सी से दिखाया जाता है। और कई बार क्वेश्चन ये हो जाता है कि डिफाइन वन कूलम्ब, कि वन कूलम्ब को डिफाइन कीजिए। डिफाइन वन कूलम्ब। अब वन कूलम्ब को कैसे डिफाइन करेंगे ये इंटरेस्टिंग है प्यारे बच्चों। यही से बस एक छोटे क्वेश्चन के लिए मैंने इस टॉपिक को आपके सामने रखा है कि डिफाइन वन कूलम्ब, कि वन कूलम्ब चार्ज आखिर होता कितना चार्ज है। बस एक बात सोचिए कि बाय द कूलम्ब्स लॉ दिस इज इक्वल टू, जब वैक्यूम है तो जो के की वैल्यू है ये होती है। अच्छा एक बात कीजिए, लेट मान लेते हैं Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू, कि दोनों चार्ज इक्वल है। और चलो ये भी मान लेते हैं कि डिस्टेंस 1 मीटर है। और एक चीज और मान लेते हैं कि वो दोनों चार्ज वैक्यूम में पड़े हैं, इसलिए K की वैल्यू, और एक और मान लेते हैं कि उनके बीच में जो फोर्स है वो भी इतना ही है। कि इसका मतलब ये हुआ कि कोई दो चार्ज थे बिल्कुल एक जैसे, रिपल्सिव थे, उनके बीच में फोर्स, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर मैंने मान लिया, और एक मैंने को वैक्यूम में मान लिया, और मैंने कह दिया कि एक दूसरे को रिपेल कर रहे तो इतने फोर्स के साथ। बताइए कि इन दोनों में कितना चार्ज होगा। वैल्यू डालते हैं, एफ को मैंने डाला, ये के होता ही यही है, ये क्यों स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि दोनों चार्ज इक्वल है, नीचे 1 मीटर आएगा, दैट्स कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो ये आया 1। यहां से यदि मैं क्यों की बात करूं तो प्लस माइनस 1, दैट्स इंटरेस्टिंग। इसका मतलब प्यारे बच्चों 1 कूलम्ब चार्ज कौन सा, मैं बोल रहा हूं तुम्हें खुद लिखना है, चलो मैं लिख भी दूंगा खुद। इट मींस 1 coulomb is that much charge on a body which repels another body having equivalent similar charge placed in vacuum at 1 meter apart from each other with the force of one coulomb is that much charge on a body which repels another body। एक कूलम्ब चार्ज किसी बॉडी पे तब होगा जब वो एक दूसरी बॉडी को जिसपे उसके जैसा ही और उसके जितना ही चार्ज हो, और वो वैक्यूम में मैं 1 मीटर के डिस्टेंस पे उससे दूर रख दूं, और वो उस बॉडी को कितने फोर्स के साथ रिपेल करे, इतने फोर्स के साथ।
तो यानी कि किन्हीं दो बॉडी के बीच में इतना फोर्स लगता हो, दोनों बॉडी का चार्ज इक्वल हो, उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो, देन दिस इज 1। ये बस छोटे से टॉपिक के लिए मैंने इसकी बात की प्यारे बच्चों कि हाउ कैन यू डिफाइन द वन कूलम। चल एक बात और भी मैं कर लेता हूं यहाँ पे, जो सीजीएस यूनिट होती है, जो कूलम की सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज दिस इज स्टेट कूलम। और प्यारे बच्चों एक कूलम के अंदर 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्स होते हैं। ये एक आपने याद रखना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। राइट और तो कोई यूनिट नहीं होती ना प्यारे बच्चों। यस, दिस इज स्टेट कूलम ही होती है। और प्यारे बच्चों कभी कभी इसको फ्रैंकलिन साइंटिस्ट के नाम पे भी याद करते हैं, फ्रैंकलिन भी बोल देते हैं, पर प्यारे बच्चों स्टेट कूलम ज्यादा बोला जाता है। ऐसा यूनिट कूलम होती है जो सीजीएस यूनिट होती है प्यारे बच्चों, स्टेट कूलम होती है, आपने याद रखना। और एक कूलम के अंदर 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्स होते हैं। एक बार अगला क्वेश्चन आया बेटा पेपर में कि हाउ मैनी कूलम्स इन वन स्टेट कूलम। क्वेश्चन ध्यान सुनना, एक कूलम में तो इतने स्टेट कूलम है, क्वेश्चन उसने डाला कि एक स्टेट कूलम में कितने कूलम होंगे। तो आपको पता है ये चीज डाउन अप लेके जाओगे आप, ये चीज के डाउन आएगी और ये साइड बन जाएगी 1/3 × 10⁻⁹। तो याद रखना कि जो चार्ज की सीजीएस यूनिट होती है वो स्टेट कूलम होती है, और जो एस यूनिट होती है वो कूलम होती है, और 1 कूलम चार्ज को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम द यूनिट ऑफ चार्ज। इससे ज्यादा यूनिट ऑफ चार्ज में आपने करना नहीं है कि एसआई यूनिट याद रखनी है, सीजीएस यूनिट याद रखनी है, उनकी रिलेशन याद रखनी है, पहले कुछ और 1 कूलम की डेफिनेशन याद रखनी है। दिस इज थर्ड टॉपिक। तो हम 3 टॉपिक की बात कर चुके हैं प्यारे बच्चों। इस चैप्टर में करीब करीब हम सब कुछ बात कर चुके हैं। नोट करने आप इसको। ये सब प्यारे बच्चों आपके सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपके सामने रखे देता हूँ, 5 से 6 मिनट दूंगा, ज्यादा नहीं। कुछ बचेंगे तो फिर नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट यूनिट के अंदर हम चलते चलते बात उनकी कर दिया करेंगे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मेरे पास है कंसेप्चुअल, और वो क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों, the question is कहता है कि 2 electrons and a positive charge Q are held along straight line. At what position? At what position? And for what value? Of Q will be in two electrons and a positive charge Q are held along a straight line. At what position and for what value of Q? क्योंकि किस वैल्यू के लिए और क्योंकि किस पोजीशन के लिए
ये दो इलेक्ट्रॉन और वो चार्ज इक्विलिब्रियम में होंगे। ये क्वेश्चन है आपके लिए, घर के लिए दूर 11 बजे से। चलो मैं फिगर बना देता हूँ, उसके बाद आपसे सोल्व करना, और नहीं हुआ तो फिर मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन कहते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन हैं, मान लेते हैं कि ये दो इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से, और एक चार्ज पॉजिटिव है। मान लेता हूं कि ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, और वो चार्ज प्यारे बच्चों कहीं यहां मैंने कह दिया कि पड़ा हुआ है, और ये मान लेते हैं कि वो प्लस क्यू चार्ज है। उसने कहा कि ये बताइए इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूं, तो हमें ये बताना है, इसको यदि मैं a मानूं तो ये x माइनस a हो जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मान लेता हूं कि इनके बीच का डिस्टेंस a है, तो 100% ये x माइनस a ही होगा। उसने कहा कि क्योंकि किस वैल्यू के लिए, तो आपने तो क्यों की वैल्यू निकालनी है, छोटी a की वैल्यू निकालनी है, तो ये चीज इसमें निकालनी पड़ेगी, तीसरी चीज में जरूरत ही नहीं पड़ेगी पहले बच्चों, जहां तक मुझे लगता है। यस, टू इलेक्ट्रॉन, दैट्स ऑल। अभी और तो कुछ नहीं पूछा इसने, नो प्यारे बच्चों, यही एक क्वेश्चन इसने रेज किया। तो आपने करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि आपने कोई एक चार्ज कैंसिल आउट करके दिखाना है, मींस इस नेगेटिव की वजह से ये इधर, इस नेगेटिव की वजह से ये इधर, या यानी कि इस पे इक्विवेलेंट अपोजिट चार्ज कैंसिल आउट हमें करके दिखाना है, और वो केवल तभी हो सकता है जब दोनों डिस्टेंस इक्वल हो। या फिर एक काम किया जा सकता है कि हम ये मान के चल सकते हैं कि इस चार्ज पे टोटल फोर्स निकाल के दिखा सकते हैं आपको, क्योंकि इस चार्ज पे टोटल फोर्स कितना हो, और वो टोटल फोर्स हम क्या करेंगे, इक्वल करके दिखा सकते हैं। तो आपने करना क्या है, या तो आप इस चार्ज पे टोटल फोर्स इक्वल करके दिखा देना, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव, या फिर आप इस पे टोटल चार्ज को जीरो निकाल के दिखा देना। मैं कहता हूं इस पे ज्यादा बेटर है, इसकी वजह से इस पे, इसकी वजह से इस पे, यानी कि इसकी वजह से रिपल्शन फोर्स बाहर की तरफ और इसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स अंदर की तरफ, ये दोनों इक्वल हो तो ये चार्ज रेस्ट करेगा और ये अपने आप ही इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। जब इस पे मैं इसकी वजह से फोर्स निकालने लगूंगा तो बड़ा आसान है, 1/4 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस ई डिवाइड बाय एक्स, वेरी इजी, सो सिंपल। दूसरा क्या है बच्चों, मैं एक काम और आपको आसान कर देता हूं, इसको तो इक्विलिब्रियम में रख ही लेते हैं, और इसको मैं x/2 ही बोल देता हूं, और इसको भी मैं x/2 ही बोल देता हूं। दोनों का डिस्टेंस आप मान लेते हैं, मेरे इसलिए तो चार्ज रेस्ट पे आ ही जाएगा, इसकी तो कोई समस्या ही नहीं। अब इसको सोल्व करने में आसानी होगी। मैं कह देता हूं कि जो O है इन दोनों लाइन का मिड पॉइंट है। अभी इस पे दूसरी चार्ज की बात करूं तो दूसरा जो फोर्स है प्यारे बच्चों वो इस चार्ज की वजह से, और जो वो होगा माइनस ई साथ में क्यों और डिवाइड बाय x/2 का स्क्वायर, ये आना चाहिए इक्वल टू 0, ताकि ये तो रेस्ट पे है ये भी रेस्ट पे आ जाए। इसलिए यदि इस फोर्स पे आप ये तो दोनों फोर्स इक्वल टू 0 निकाल दोगे तो ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे आ जाएगा। करते हैं इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेके ये ई स्क्वायर हम कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, उसको उधर ले जाते हैं और माइनस में हो जाएगा वो प्यारे बच्चों, और ये हो जाएगा आपका होल इज माइनस ही क्यों अपॉन में एक्स की स्क्वायर और 4। यहां से प्यारे बच्चों आप इजी समझ सकते हो कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक ई कट जाएगा प्यारे बच्चों, और ये हो जाएगा आपका यहां से आएगा ई अपॉन में एक्स की स्क्वायर, उधर जो प्यारे बच्चों वो बचेगा क्यों नेगेटिव के साथ, और अपॉन में बचेगा प्यारे बच्चों 4 ऊपर जाएगा, 4 क्यों बच जाएगा और डिवाइड बाय बचेगा एक्स की स्क्वायर, ये भी कट गया प्यारे बच्चों। तो जो चार्ज आया वो e/4 है प्यारे बच्चों, दिस इज e/4। ये नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, तो ये यहाँ पे भी खत्म हो जाएगा। तो यानी कि जो चार्ज है, कि जो ये चार्ज है उसके ऊपर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का 1/4 होना चाहिए, और जो ये तीसरा चार्ज है वो बड़ा होना चाहिए बच्चों उस लाइन के बिल्कुल सेंटर पे।
ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था जो हमने सोल्व किया। दैट्स, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नोट डाउन करेंगे प्यारे बच्चों, इस एक चीज का थोड़ा ख्याल रखेंगे प्यारे बच्चों, ये जो ये नहीं है, बस ये था आपका एक कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन। कोई मुश्किल से एक दो क्वेश्चन और इस चैप्टर के बचे होंगे, तो मैं नेक्स्ट जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वन बाय वन मुझे याद आते रहेंगे और मैं आपके सामने डेली एक इस चैप्टर का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रखता रहूंगा। ये एक्मे की तरफ से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आज खत्म हुआ प्यारे बच्चों। कभी कभी हम इस चैप्टर के अंदर से कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठा लिया करेंगे। आपकी भी कोई प्रॉब्लम हो स्पेशली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में डालिए, हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे यदि हम आपकी वो प्रॉब्लम सोल्व कर पाए तो प्यारे बच्चों। इंतजार करूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर से किसी भी प्रॉब्लम का अपने कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से आपके सामने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगले 2 या 3 दिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से प्यारे बच्चों लगातार आएगा। नेक्स्ट जब हम वीडियो आपके सामने लेके आएंगे प्यारे बच्चों तो बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड चैप्टर है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा प्यारा चैप्टर है और बड़ा इजी चैप्टर है। उसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। और आज की वीडियो में केवल इतना ही। इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, बने रहिए हमारे साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड के पेपर चलने से पहले कुछ बच्चे जिन्होंने हमें लास्ट के 2 या 3 क्वेश्चन के इंटरेस्टिंग आंसर व्हाट्सएप पे शेयर किए, उनके नाम आपके सामने ले देता हूँ। शिवानी ठाकुर, बड़ा शानदार आंसर उन्होंने मुझे पहले ही दिन डाल दिया, लगे रहो प्यारे बच्चों, बड़ा अच्छा। दूसरा अजय सहनी, जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे वो मैसेज शेयर किए, जिनको उन्होंने क्वेश्चन को सोल्व किया प्यारे बच्चों, बड़ा शाबाश, अच्छा बेटा। आंसू रोहिला ने मुझे मैसेज शेयर किया जिसमें उन्होंने आंसर निकाल के दिखाया, बहुत अच्छा बेटा। उसके बाद हमारे पास और भी नाम है, 1 या 2, मैं आपसे बात करूं तो साहिल रोहिला ने भी हमारे सामने उन क्वेश्चंस को निकाल के व्हाट्सएप पे डाला। उनका भी मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा बेटा, लगे रहिए इसी तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ फील्ड के बारे में। लाइक कीजिए, हमें शेयर कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।